हाँ जी, क्वेश्चन पहले देखते हैं। जनवरी 1 2000 एबीसी कंपनी इज प्लानिंग टू बोरो 30 मिलियन। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, हमारे सिलेबस में लोन लेने का कॉन्सेप्ट है, लोन देने का बहुत कम कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए सवाल मैं एक एक करवाऊंगा, लेकिन उसके ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर वो सवाल एक एक आप भी पेपर में वो सवाल एज इट इज करके जाना। कहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। आज कौन सा दिन है भला? 1 जनवरी। 1 अप्रैल को आपको लोन चाहिए, और कितने टाइम के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए चाहिए। वांट्स टू लॉक द रेट, आप अपना रेट लॉक करवाना चाहते हो। क्या डर है कि कल को रेट कहीं बढ़ ना जाए। टुडे फॉर द प्लान पीरियड ऑफ बारविंग, टुडे द बैंक FRA रेट, FRA मतलब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जो रेट चल रहा है आज के 3 महीने बाद अगले 6 महीनों के लिए, आज के 3 महीने बाद अगले 6 महीनों के लिए क्या रेट चल रहा है? 5.5%, 5.47। लोग इसको जो मर्जी कहें, आपने ये देखना है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो छोटा रेट लेंगे, और अगर लोन ले रहे हैं तो बड़ा रेट। मतलब अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखना है, अपने ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रेट सेलेक्ट करते वक्त अपने आप को एडवर्स पोजीशन में रखना है कि अब अपने लोन लेना है ना, तो किस हालत में आप एडवर्स पोजीशन में आ गए, ज्यादा रेट अप्लाई होगा तो। आगे काइबोर इज रेफरेंस इन द रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है सबसे पहले व्हाट शुड एबीसी डू लॉक द इंटरेस्ट रेट टुडे। कहता है सबसे पहले वो क्या करेगा, आज ही रेट लॉक हो जाए, और किस रेट पे लॉक करवाएगा। आपने कहना है कि उसको चाहिए कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में किस रेट पे लॉक हो जाएगा? 5.50, 5.50। डन। देखिए उसने बड़ा ही वैल्यू पहले लिख दी, बड़ा रेट, छोटा रेट बाद में लिख दिया। अब जिसने रटा लगाया होता ना, जो पहले वाला रेट और दूसरे वाला रेट, वो फंस गया। हाँ, उसने कहा कि क्या करेगा, हमने ये कहना है कि उसने एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट करेगा इस रेट के ऊपर। ठीक होगी बात। आगे दूसरा पार्ट, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू सेटलमेंट ऑफ FRA ऑन दिस। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेटलमेंट, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेटलमेंट ऑफ FRA ऑन 1 अप्रैल 2000, जो भी है, इफ रेट अगर हो 6.525% और अगर रेट हो 4 पॉइंट, मतलब दो सवाल हो गए। सबसे पहले हम कहेंगे जो ए पार्ट का आंसर है वो तो सिंपल है, हम कि कंपनी या जो भी है टेक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एट द रेट ऑफ 5.5% या लॉक द रेट 5.5%, उसका रिस्क हेज हो जाएगा। बी पार्ट है, उसने सवाल नेचर देखा करें, कहता है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेटलमेंट। उसने गेन या लॉस नहीं पूछा, उसने क्या कि फ्यूचर वैल्यू सेटलमेंट बताएं। तो सेटलमेंट बता लेते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गेन या लॉस ही फाइंड करते हैं, फिर उसकी सेटलमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 1 अप्रैल 2000 इज 6.25%। जी बताओ गेन हुआ लॉस। आपका रेट लॉक हुआ है 5.5% पे, आपको लोन मिलना है 5.5% पे, लेकिन मार्केट में रेट क्या चल रहा है लोन का? 6.25। आप फायदे में रह गए या नुकसान में? आपका रेट यही है। FRA का रेट वही होता है जिसपे आपका लॉक कर चुके हैं। डन। अब आपने लिखना है गेन ऑन FRA। कितनी अमाउंट का लोन था? 30 मिलियन। मल्टीप्लाइड बाय कितना गेन है? 6.25 माइनस 5.5%, जो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, कितनी अमाउंट आ गई? 0. सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू,
0.1125 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पर रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड वाला या करंट, यहां पर करंट रेट इस्तेमाल होता है। 6.25% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय, अच्छा कुछ लोग यहां पर भी टाइम 12/6 कर देते हैं, यहां पर नहीं करना, यहां पर तो नॉर्मल फार्मूला लगाया हमने। कितना आंसर आ गया, 0.1091। ये एक ए पार्ट हमारा हल हो। अब आप जब कहते हो ना समझ नहीं लगी तो अभी पूछो, ये फॉरवर्ड का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसने क्या है, फ्यूचर वैल्यू की सेटलमेंट भी करें, उसकी अंग्रेजी कुछ वो एक और वर्डिंग टाइप होती है, उसकी अपनी टर्म्स होती हैं। फ्यूचर वैल्यू जब सेटलमेंट की बात आ गई है ना, तो सेटलमेंट फ्यूचर में नहीं होती, सेटलमेंट 1/4/2000XX को, हाँ ये इस डेट की है। अगर रेट, ये बात समझ लगी सारी बातें। नेक्स्ट, इफ रेट इज 4.955%, 4.955%। अब हमने देखने, क्योंकि मैंने आपको एक बात सादा सी बता दिया है कि ये जो फॉरवर्ड है ना, ये बहुत सिंपल है, आपने डायरेक्ट कर लेना। वैसे तो इसको उसको भी वैसे कर सकते हैं, सेल फ्यूचर बाय फ्यूचर के केस में, अदरवाइज ये बहुत सादा सा काम। इफ रेट इज 4.955%, डन। अब हमने लॉस हुआ या गेन हुआ, हमारा लॉक हुआ है रेट 5.5% के ऊपर। किस पे लॉक हुआ है, 5.5% पे। हमें लोन मिलेगा 5.5% पे। ये मैच्योरिटी डेट वाले दिन हमने एग्जीक्यूट करना है 1 अप्रैल को। अब 5.5% है, मार्केट में चल रहा है 4.955%, तो बताओ क्या करोगे, गेन हो गया या लॉस हो गया, लॉस। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन FR। इसका हल करने का भी अलग तरीका होता है, सारी चीजें मैं अभी फाइंड भी करवा दूंगा आपको। लॉस ऑन FRA क्या करेंगे, लॉस ऑन FRA में 30 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 5.5 माइनस 4.955%, कितनी अमाउंट आएगी, 0.545%, 7% भी लगेगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितनी वैल्यू आ गई, 0.08175। ठीक होगी बात, इसकी सेटलमेंट भी कर लें, सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। जीरो 0.08175 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4.955% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितनी अमाउंट आ गई, 0.07977। अच्छा ये तो होगी ना सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। पेपर में 2 सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट बताओ या इंटरेस्ट कॉस्ट बताओ, और इफेक्टिव रेट बताओ। फॉरवर्ड के अंदर बहुत सिंपल है, जो रेट लॉक किया हुआ है ना वही सब कुछ है। जो रेट आपने लॉक किया हुआ है फॉरवर्ड के अंदर, इसके तरीकेकार और भी हैं हल करने के। सबसे आसान तरीका यही है फॉरवर्ड, कि आपके पास अगर किसी भी केस में पूछता है कि जनाब इन दोनों केसेस में उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट सेम आएगी, 30 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, दैट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। और इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला क्या होगा, 5.5%। फॉरवर्ड के अंदर कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, जो एग्रीमेंट का रेट होता है वही आपका आंसर होता है। तो अगर सवाल के अंदर, और दोनों केसेस में जवाब सेम होगा इसका,
अगर आपने बताना है इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इस केस के अंदर आना है 30 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है कितना 0.82 और फिर हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अगर फर्दर कोई हमसे रिक्वायरमेंट आती है तो वो हमने कर लो, ठीक होगी बात। नेक्स्ट, ये फॉरवर्ड का केस अगर वैसे बार एक जब हम बार बार क्वेश्चन करेंगे तो साथ फॉरवर्ड का सवाल आएगा तो साथ साथ करेंगे। अगर अभी कोई परेशानी है फॉरवर्ड में तो अभी क्लियर करो, क्योंकि फॉरवर्ड तो कुछ परेशानी वाली बात है ही नहीं। फ्यूचर पे आ जाए। अच्छा, फ्यूचर की ना हर जगह पर डिफरेंट सिचुएशन आएगी। हाँ, हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होगा हर जगह। अगर फ्यूचर के केस में मैं आपको एक बात ही समझा देता हूं, लेकिन हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसको हल करेंगे। आपके टोटल फ्यूचर के जो सवाल बन जाएंगे वो 3 ही बनेंगे, 3 टाइप के, या टोटल 6 टाइप के बनेंगे। पहली बात, अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो बात पक्की है ना, अगर आपको एक रिस्क है कि कल को किसी की चीज की कीमत बढ़ ना जाए, तो आपके पास ऑप्शन है एक एग्रीमेंट करने की कि वो क्या आज खरीदोगे या बढ़ने का इंतजार करोगे। तो फिर आज बाय कर, और वो कौन की बाय क्या करोगे, वो चीज नहीं बाय करोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे उसके खरीदने का। फ्यूचर के अंदर उसके खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, मतलब आपने वो चीज समझो खरीद ली उस दिन के लिए, और जब वो दिन आएगा आप वो चीज बेच देना। आपने खरीदी किस पे होगी, आज के रेट पे, बेचोगे किस रेट पे, उस दिन के रेट पे। दूसरा केस, अगर आपको लगता है कल को किसी भी चीज की वैल्यू कम ना हो जाए, अब सपोज आपने कोई चीज खरीदनी है और आपको ये रिस्क है कि कल को उसकी चीज की कीमत कम ना हो जाए। आपने एक चीज खरीदनी है, रिस्क क्या है, कल को कीमत बढ़ ना जाए या कल को कीमत कम ना हो जाए, बढ़ ना जाए। तो अगर आपने कोई चीज खरीदनी हो तो बढ़ने की वैल्यू का रिस्क होता है। अब दूसरा केस, हमने कुछ चीज सेल करनी है, तो अगर आपको कहता है यार कल को इसकी कीमत कहीं बढ़ ना जाए, सेल करनी, तो ठीक है, ये कौन सा रिस्क है। तो याद रखें, अगर आपको ऐसा लगे कि कल को किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज ना हो जाए या कॉस्ट इंक्रीज ना हो जाए, तो वो कहता है कि आप कर दो बाय फ्यूचर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पढ़ रहे हैं ना सारा हम, और लोन के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और लोन हो, आपकी ओपन पोजीशन होगी सेल फ्यूचर। ओपन पोजीशन क्या होगी, सेल फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन पे क्या होगी, बाय फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट के केस में ये उल्टा है, ठीक है, ये याद रख लें। अब अगर आपको लगता है कल को किसी की वैल्यू डिक्रीज ना हो जाए, तो आपने क्या करना है, अभी बेच दोगे। ये दोनों ओपन पोजीशन है। कि 15 मिनट तक ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। अब इस सवाल पे चलते हैं, बल्कि आपको मैं अगर कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं जो कि आप बस अगर याद कर लो ताकि आपके पास टाइम बच जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में लोन हो, ओपन पोजीशन सेल फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन बाय फ्यूचर। ये हमेशा ही। अब ऐसा है क्यों, देखिए फ्यूचर के केस में आपने देखना है कि सपोज दैट आप एक डिबेंचर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करके लोन लोगे ना, और डिबेंचर इशू करेंगे तो लोन मिलेगा ना हमें।
तो अगर आपने आज आपके डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, आप कहते हो कि आज आपको लोन नहीं चाहिए, आपने वो डिबेंचर इशू करना है आज के 3 महीने बाद, तो क्या रिस्क है कि कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो जाए या कहीं वैल्यू उसकी ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। क्योंकि डिबेंचर इशू करेंगे, डिबेंचर पब्लिक को बेचेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा, हमें लोन मिलेगा, तो कल को उसकी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए। तो इसलिए हम आज क्या करेंगे, सेल फ्यूचर। और लोन के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्यूचर यही बनेगा हमेशा। इन्वेस्टमेंट का केस है, ये आपका परमानेंट काम होने जा रहा है। अगर आप ये चीजें याद रख ले तो बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। 10 से 15 नंबर बीएफडी के भी तैयार हैं ये आपके, 10 से 15 नंबर तो यहां पर आ जाते हैं, 10 से 15 नंबर बीएफडी में भी आते हैं। लेकिन इसके पढ़ाने का हर टीचर का स्टाइल अपना, वो स्टाइल की वजह से कुछ स्टाइल पसंद आ जाता है बच्चों को, कुछ नहीं पसंद आता, तो जिसकी वजह से ये मुश्किल और आसान बनता है। अगर जिसका समय लग गया तो आसान, नहीं समय लगा तो मुश्किल। इन्वेस्टमेंट के केस में आप मुझे बताओ, मैंने डिबेंचर अब खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, मैं डिबेंचर बेचूंगा तो लोन आएगा, अगर मैं डिबेंचर खरीदूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, तो मुझे क्या रिस्क है कि कल को डिबेंचर की वैल्यू बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए, बढ़ ना जाए, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं डिबेंचर खरीद रहा हूं, मैं शेयर्स खरीद रहा हूं। तो अगर वैल्यू कल बढ़ने का चांस है तो मेरी ओपन पोजीशन क्या होनी चाहिए, आज ही खरीद के रख लूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आज पे कर लूं, खरीदूंगा मैं उसी दिन ही, तो इसकी ओपन पोजीशन क्या होगी, बाय फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन क्या होगी जी, ओपन पोजीशन का मतलब है जिस दिन हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, और क्लोज पोजीशन का मतलब है जिस दिन हमारा वो दिन एग्जीक्यूट का आ जाएगा। जैसे 1 जनवरी को हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, 1 अप्रैल को फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन वो मेच्योरिटी डेट आ जाती है। तो आज का दिन ओपन पोजीशन, और क्लोज पोजीशन क्या होता है, जो चीज आज खरीदी है ओपन क्लोज पोजीशन पे बेच दोगे, जो आज बेची है वहां पर खरीदोगे। अब इसके ताल्लुक क्या होता है, इसके कई कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सिंपल आपको सवाल है कि दफा हल करना आ जाए, फिर इसकी मैं बैक एंड पे जो कहानियां होती हैं स्पेकुलेशन के अंदर वो भी डिस्कस करूंगा। अब जरा सवाल में आए, कहता है सवाल जरा देखना है, जनवरी 2000 के अंदर कंपनी प्लान्स टू बोरो 57 मिलियन, कब चाहिए पैसा, 1 अप्रैल को 6 मंथ के लिए, 1 अप्रैल को 6 मंथ के लिए। आगे वो कहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 10 मिलियन। फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज होता ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज रखना पड़ता है ना। द करंट स्पॉट काइबोर रेट इज 7% फॉर बोथ 3 मंथ और 6 मंथ। 3 मंथ के लिए भी वही रेट है, 6 मंथ के लिए भी वही रेट है। एंड करंट सितंबर काइबोर फ्यूचर प्राइस इज 93, और 7% है तो वैल्यू कितनी होगी 93। हो रहा है हम थोड़ा ठहर के हो जाएगा, तो बुक अपने सामने रखना ना। इसके बाद द वैल्यू ऑफ टिक, आगे उसने वैल्यू ऑफ टिक खुद ही बता दी। कॉन्ट्रैक्ट साइज नजर आ रहा है, आप बुक में देखें, कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। आगे देखते हैं, कहते हैं हाउ शुड अ कंपनी हैज इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजिंग। इसमें हम क्या करेंगे कि वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा 2-3 बातें फ्यूचर की बताएंगे कि वो एक स्टैंडर्ड साइज के साथ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा या बाय करेगा। लोन लेना है, हाँ जी, देखिए आपने लेना है 57 मिलियन का लोन। अब आपको क्या रिस्क है, कल को उसकी वैल्यू कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए। फ्यूचर के फॉरवर्ड के अंदर देखते होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और फ्यूचर के अंदर देखने हैं वैल्यू को। तो बताएं कल को आपने लोन लेना है, मैंने लोन के केस में आपको बता दिया है, आपने लोन लेना है तो आपको क्या डर है, कल को उसकी वैल्यू कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। दोबारा सुने,
आपने लोन लेना है डिबेंचर इशू करके या बॉन्ड्स इशू करके। आज अगर आप बेचते हो तो वो 100 रुपए का बिक जाता है आपका बॉन्ड। आपको क्या डर है कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ ना जाए, अगर बढ़ जाएगी तो फिर तो फायदा है, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम ना हो जाए तो हमें डर किस बात का है? आपके बॉन्ड की कल को वैल्यू कम ना हो जाए, और जब वैल्यू कम होने का डर होता है आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हो। प्रैक्टिकली क्या होता है, आज आप जाओगे मार्केट के अंदर कि भाई मुझे ये डर है कि मैं कल को बॉन्ड बेचूंगा, तो कल को कहीं कीमत कम ना हो जाए, मेरे आज ही एक एग्रीमेंट कर लो कि इसी कीमत में मैं कल को बेचूं। आज एक फिक्स कर लो रेट, आज लॉक कर लेते हैं, इसी रेट के ऊपर मैं फ्यूचर में भी बेचूंगा। तो इसका मतलब है आज आप कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का कर रहे हो या बाय करने का कर रहे हो? सेल करने का कर रहे हो। तो ये है आपकी ओपन पोजीशन। और जब आएगा 1 अप्रैल फिर क्या होगा? क्लोज पोजीशन। तो अगर आपने पहले सेल किया है तो 1 अप्रैल को क्या करोगे? बाय। और अगर आपने अभी बाय किया है तो उसको क्या करोगे? सेल। मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, प्योर प्रैक्टिकली। आप शर्त लगा रहे हो जी फलां कंपनी का बॉन्ड ना उसकी कीमत कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। दो बंदे आमने सामने बैठे हैं या बैंक के साथ चले जाते हैं, आपने कहा कि इसकी कीमत कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, वट एवर। शर्त किस बात की लगी हुई है कि भाई मैंने एक बॉन्ड सेल करना है। क्या करना है? सेल करना है। हो गई शर्त। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना कंपनी है, कुछ भी नहीं, आपने कहा जी एक बॉन्ड मैंने सेल करना है, कीमत फिक्स होगी आज ही। दूसरा बंदा कहता है ठीक है तूने सेल करना है ना, मैं खरीद लूंगा उस दिन की कीमत पे। आज शर्त लग गई कि बॉन्ड की कीमत 100 रुपया, 100 रुपए पे सेल करने वाले ने सेल करना है। अब आ गई 1 महीना बाद या 2 महीने बाद, अब वो जाएगा, वो कहेगा जो खरीदने वाले कहेगा ठीक है जी शर्त लगाई थी, आपने एक बॉन्ड बेचना था, लो बॉन्ड मैंने खरीदना है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उस बंदे के साथ, वो स्टॉक एक्सचेंज करवा देती है। वो कहते लो जो आपने शर्त लगाई थी ना कि मैं आपको एक बॉन्ड बेचूंगा, बेचो मुझे। वो मार्केट में जाएगा, बाय करेगा। क्या जाएगा? मार्केट में जाएगा, बाय करेगा। बाय एक्सपोज दैट उसने कहा दिया 120 पे, और सेल किस पे करेगा? 100 रुपए पे। उसे नुकसान हो जाएगा। अगर वो बाय करेगा 80 रुपए पे, सेल किस पे शर्त लगाई हुई है, तो वो बाय करके बेचेगा। लेकिन ना वो बाय करेगा ना सेल करेगा, जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट दे देगा, कहेंगे 20 रुपए अगर तू शर्त जीत गया जाकर। तो इसके अंदर अगर हम, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, दुनिया में पाकिस्तान के अंदर 2% लोग नहीं है अभी तक जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, 2% भी नहीं है। तो दुनिया के अंदर इससे बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ये है कि सिर्फ इंटरेस्ट के फैक्टर की वजह से ना, क्योंकि इसके अंदर बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल होता है, तो दिल डरता है कि कहीं यानी मौत तो बरहक है। अदरवाइज इसके अंदर जितना रिस्क और रिस्क है ना, आप ही सोचा, ये लोग जितने, ये जो फॉरेक्स है ये क्या है? यही तो चीजें है। फॉरेक्स है, बिटकॉइन है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है टोटल। और पूरी दुनिया को कंट्रोल करके बैठी, पूरी दुनिया को। और आने वाले दिनों में इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, क्योंकि सारा पैसा तो इनके पास होगा सबका। सब लोगों ने, जब जैसे डिजिटल करेंसी आनी है, आपकी जेब में तो पैसा होना नहीं, सारा पैसा आपका किस में होना? जैज कैश में, किसी अकाउंट में। ऐसे ही वो बार कोड आ जाएंगे, वो स्कैन हुआ करेंगे, पैसे आते रहे जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो सारे के सारे अकाउंट में पैसे होंगे, और सारे के सारे ये लोग मार्केटिंग में ये आने वाले दिनों में ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये आपको कार्ड दे देगी कि भाई आपके पास जो पैसा है ना पड़ा हुआ है आपके अकाउंट के अंदर, आप उसमें रिस्क भी लो, आप इन्वेस्ट भी करो, और जो पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो हमने कहा ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो पैसे जमा करवाते हैं थोड़े से, वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर ऊपर वाले अमाउंट है तो उससे आप लोगों की सेल परचेज भी होगी, पेमेंट भी हो जाया करेगी, और सारा पैसा उनके अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो यूटिलाइज भी करेंगे। वो पूरी दुनिया का पैसा यूटिलाइज करेंगे, सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया का पैसा वो यूटिलाइज कर सकेंगे। और अभी करते हैं पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को बहुत कम पता है, बहुत सारे लोग इस जंगल में फंस चुके हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं कि वो अब निकलना बहुत पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई चीज ही नौसी ऐसी है कि बंदा एक दफा चला जाए ना, वापस आना मुश्किल। फरहान साहब ने पूरा कोर्स किया हुआ है लेकिन काम नहीं किया प्रैक्टिकली, ना ही मुझे करने देते।
मतलब मैंने भी जैसी बात है, कैसे कर सकता है बंदा जब वो बंदे के दिल में डर हो कि अच्छा, और वैसे भी आजकल वो जो सोशल मीडिया इतना आम हो गया है, ऐसे सडन डेथ नजर आती है तो बंदे को और डर लग जाता है कि पता नहीं क्या बनेगा हमारा। तो इसलिए ये चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें, पहले तो कहता है जी फ्यूचर में कैसे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम कहेंगे जी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे, एक रेट लॉक करवा देंगे जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। ये तो अंग्रेजी की बात होगी। या फ्यूचर के बारे में 2-3 फीचर्स लिख देंगे बस। उसके बाद हमारा तरीकाकार क्या होता है, वो तरीकाकार देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अमाउंट कितनी चाहिए, वो सारे स्टेप याद करें। पहला स्टेप क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी है जी, 57 मिलियन। 10 क्वेश्चन कहोगे 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन समझो फिर ये याद हो जाएंगे आपको। दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख लें या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्टली, कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख लेते हैं, कितना है 10 मिलियन। फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, 57 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5.7, अप्रोक्सीमेटली 6 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक होगी बात। अब उसके बाद टिक पे जाते हैं, एक तो उसने बताया हुआ है ना, वही एज इट इज लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना आ गया 500। उसके बाद ओपन पोजीशन क्लोज पोजीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर लोन का केस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर लोन का केस है तो ओपन पोजीशन हमारी क्या होती है, बाय या सेल, सेल फ्यूचर। और क्लोज पोजीशन फिर क्या होगी, बाय फ्यूचर। और अगर ये आपके पास सपोज दैट इन्वेस्टमेंट का केस आ जाए तो पहले हो जाएगा ओपन पोजीशन हो जाएगी बाय और क्लोज पोजीशन हो जाएगी सेल। अब आपने देखें जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो 7% है और उसकी वैल्यू क्या बनती है 93। ये 93 पेपर के अंदर नहीं होगा, 93 हमने खुद लिखना है, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखते होते। तो कितनी अमाउंट आ गई 93। अब यहां पर देखें एग्जीक्यूशन वाले दिन कितना रेट है, कहते हैं 3 मंथ 6 मंथ स्पॉट रेट इज 6.5% और आगे उसने खुद ही वैल्यू बता दी 93.50। ये ना भी बताता तो 6.5% हमें पता चल गया था, तो यहां पर क्या आ गया 93 यहां से आपको पता चल जाएगा गेन हो गया या लॉस हो गया। सेल किस पे कर रहे हो 93 पे और बाय किस पे कर रहे हो 93.5। तो बताओ गेन हुआ लॉस, आपको तो सबका गेन आ रहा था, लॉस आ रहा था, गेन का किसका था, अच्छा आपका गेन 0.5 लॉस। डन। फिर हमने लिखना है लॉस ऑन फ्यूचर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 500, कितनी अमाउंट आ गई 150,000। यहां तक कुछ है तो बताएं, वरना आगे दो और चीजें हैं, एक इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है और एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है। यहां तक एक कहानी खत्म हो जाती है। सॉरी ओपन का, अच्छा देखिए रेट नहीं ली वैल्यू ली है पहली बात। जब आप एग्रीमेंट करोगे तब ओपन पोजीशन का फ्यूचर रेट लोगे, तो गिवन होता है इस क्वेश्चन के अंदर, उसने क्या गिवन है, उसने कहा जी करंट स्पॉट रेट फॉर 3 मंथ फ्यूचर 7% आ जाए, और फिर रिक्वायरमेंट में उसने जाकर कहा है कि जब वो आपके पास अप्रैल का दिन आएगा ना, अप्रैल का टाइम, तब ये 3 मंथ 6 मंथ फ्यूचर का रेट कितना है 6.5%। ओपन पे 6.5 फर्स्ट अप्रैल को कैसे आ सकता है, आप 1 जनवरी को खड़े हो, 1 अप्रैल को तो एग्जीक्यूट हो रहा है।
1 अप्रैल को तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उस दिन ओपन पोजीशन है, और जिस दिन खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट और क्लोज। कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कि अगले 6 महीने बाद खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन के बाद के लिए किया था, कि आपको 1 अप्रैल को लॉन्च चाहिए था, वो डेट आ गई। हाँ जी, आगे आपने इफेक्टिव कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, ये जरा ध्यान से देखना है। आपको कितने पैसे चाहिए थे, 57 में। यहां पर आपने रेट इस्तेमाल करना है 1 अप्रैल का। अगर 2 रेट गिवन हो तो यहां पर करंट स्पॉट रेट लेना है, फ्यूचर रेट नहीं लेना। और अगर एक ही रेट गिवन है तो फिर जो गिवन है वो ले लें। यहां पर ये 1 अप्रैल के ना रेट मैं बताता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक जो यहां लिखने लगे हैं। यहां पर 2 रेट गिवन होंगे, तो एक फ्यूचर होगा, एक करंट स्पॉट रेट होगा 1 अप्रैल का, तो ऊपर फ्यूचर रेट लेंगे, नीचे करंट स्पॉट रेट। अगर दोनों में से एक गिवन होगा तो फिर दोनों जगह पर सेम रेट ले लेंगे। 1 अप्रैल को अगर आपको 2 रेट गिवन हो गए, कैसे गिवन हो गए, क्योंकि जी 1 अप्रैल को करंट स्पॉट रेट ये है और 3 मंथ 6 मंथ फ्यूचर रेट ये है, तो फिर ऊपर जो लेंगे वो फ्यूचर रेट लेंगे और नीचे जो रेट लेंगे वो करंट स्पॉट रेट लेंगे। अगर दोनों में से 1 अप्रैल का रेट ही एक गिवन है, फिर यहां पर भी वही रेट, यहां पर भी वही रेट। अब इसके अंदर एक ही रेट गिवन है, देखिए आपको 1 अप्रैल को एग्जीक्यूट करना है ना, वहां पर कोई एक ही रेट है 1 अप्रैल को, पर जो गिवन है क्लोज फ्यूचर भी वही और यहां इफेक्टिव इंटरेस्ट के लिए भी वही रेट इस्तेमाल करें। और अगर 2 रेट गिवन है, फिर वो 2 रेट कौन से होंगे, एक वो कहेगा 1 अप्रैल को करंट स्पॉट रेट ये है, मतलब मार्केट का रेट ये है, और फ्यूचर का रेट ये चल रहा है, तो फिर यहां पर लेंगे फ्यूचर का रेट ऊपर क्लोज पोजीशन में, और यहां पर लेंगे करंट रेट। ठीक होगी बात। चलें जी, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट है, 6.5%, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितनी अमाउंट, 1852500। लॉस का गेन था, लॉस ऑन फ्यूचर 150,000। बताओ इसमें प्लस होगा माइनस, प्लस होगा, क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है नीचे लॉस है, तो दोनों आपके एक्सपेंस हैं, तो कितना आ गया 200,2500। एक सवाल तो ये हो गया लॉस ऑन फ्यूचर, सॉरी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी फ्यूचर के केस में ये पड़े, लॉस तो 1.5 लाख है ना। अब अगर आपसे वो पूछे इफेक्टिव इंटरेस्ट एक्सपेंस रेट बताओ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका तरीका कार क्या बताता है, इंटरेस्ट कितना है, सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, ये किस अमाउंट के ऊपर है, मल्टीप्लाइड बाय 12/6 मल्टीप्लाइड बाय कितनी अमाउंट आ गई, कितनी पूरा 7.02 ये लिखना है, क्योंकि 7% तो एग्जैक्ट, ये 7.02 क्यों चेंज हुआ भला, फॉरवर्ड में तो फिक्स रहता है, ये जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट 5.7 लिया है ना, इस वजह से नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने लिए हमने 5.7। इसके अंदर एक बहुत बड़ी गेम है कि वो एडजस्टमेंट फैक्टर आता है कि हमने तो 6 कॉन्टैक्ट लिए हैं, जो ऊपर वाला 0.3 मिलियन का कॉन्टैक्ट हमने खरीद लिया है उसकी एडजस्टमेंट भी होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में यहां तक ही है और यहां तक। अब फ्यूचर क्लियर है, ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, कोशिश करूंगा, और कल फिर मैं इसकी ऑप्शन, इसका एक रह गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन के दोबारा सवाल भी करेंगे, ऑप्शन भी हो जाएगा, तो हमारा एक मार्केट रिस्क कवर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर दूसरा एक्सचेंज रेट है, हो सकता है अगर परसों हमारी क्लास हुई तो फिर मैं कमोडिटी का रिस्क भी करवा दूंगा। तो जो एक्सचेंज रेट है ना, उसके 4 सवाल हैं और 4 ही देने समझे, वो तो ऐसे है ना ट्रखालोजी मेथड, मतलब वो एक सवाल कर लो सारे सवाल हो जाते, तो 4 टाइप्स हैं 4 ही सवाल, ठीक है। चलें जी।